प्लीज यील्ड टू द लीडर ऑफ द हाउस एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। एक मिनट। वित्त मंत्री जी, आप सदन के नेता भी हैं। मैंने कहा मैं जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार यील्ड करूंगी और आपकी बात को ध्यान से सुनूंगी भी। लेकिन आप जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा मैं पुराने फिगर्स नहीं दे रही। मेरा बिल 3 तारीख का है और आज 8 तारीख है। मैं 5 दिन पहले जो राशन खरीद कर लाई हूँ, जो राशन मेरे अपने घर में आया है, कितने पैसे देकर आया है, मैं वो आंकड़े रख रही हूँ। आपको अधिकारी क्या आंकड़े देते हैं परसेंटेज में, वो मुझे नहीं मालूम। फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है। आम आदमी वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। ये मेरे घर का बिल है 3 तारीख का, 5 दिन पहले का। आप 6.6 क्या सेलिब्रेट करिए, सरकार में जश्न मनाइए 6.6 का। लेकिन आम आदमी का जहाँ तक सवाल है, आम आदमी को कोई राहत महंगाई से नहीं मिली है। ये 3 तारीख के आंकड़े में दे रही हूँ, जो मेरे घर के राशन का बिल है, जो मेरे घर के दूध का बिल है, जो मेरे घर की सब्जियों का बिल है। ये रिकॉर्ड तो नहीं जाएगा। और आपने मुझे चुनौती देकर कहा कि 6 साल आप भी थे, आपने क्या किया ये मैं जानता हूँ। जो हमने किया वो पूरी जनता जानती है प्रणव दा। मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि 2 सरकारें आई हैं हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के समर्थन के बिना बनी थी। एक मोरारजी देसाई की और एक अटल बिहारी वाजपेयी की। 1977 में मोरारजी देसाई की और 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की। 6 साल तक कीमतें स्थिर रही थी, सीधे बाजार में उपलब्ध रही। कभी ना कीमतें बढ़ी थी। वो 2001 का तो दे रहे थे ना आंकड़ा, वो 2001 में हमारा राज था। वो 2001 का आंकड़ा जो दे रहे थे, पर वो क्यों था ये भी बता दूं कि हमारे समय के वित्त मंत्री फीसदी में बात नहीं करते थे। पीछे बैठे हैं जसवंत सिंह जी। जिस समय बजट पेश करने आए थे, लोगों ने पूछा था, पत्रकारों ने, आप क्या देंगे बजट में? तो उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गृहिणी की गुठली में 4 आना और डाल सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरा बजट सफल है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड नहीं समझा सकते प्रणव दा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वो समझा सकता है जो गुठली कह करके बात करता है, जो टुकिया कह करके बात करता है। जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, वो हार्वर्डियन से ज्यादा बेहतर अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। लेकिन जो गांव की धरती में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, जिन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को समझा है, जिन्होंने गांव की औरत की पीड़ा को जाना है, वो ये कह सका कि मैं गुठली में 4 आना और डाल दूं तो मैं समझूंगा कि मैंने बजट पेश किया है। फीसदी की भाषा बोलने वाले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते और उसका समाधान भी नहीं दे सकते। इसलिए आप मेरी बात को सुनिए और उसका जवाब उस समय जरूर दीजिए जिस समय आपको देना। आप बीच में भी देना चाहेंगे तो मैं यील्ड करूंगी। आप नेता सदन हैं और नेता सदन के प्रति मेरा जो सम्मान है मैं उसमें यील्ड करूंगी। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रही थी कि आप जिन राइजिंग लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। कुछ लोगों की इनकम इतनी राइज की होगी कि वो 2000 रुपये पर प्लेट 5 सितारा होटल में जाके खा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी निगाह उन रेहड़ी वालों के प्रति, उन ठेरी वालों के प्रति, उन छाबड़ी वालों के प्रति भी जाए जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव और अपना गला एक साथ थकाते हैं। मैं आज खड़ी हुई सदन में उनके लिए बोलने को। मैं उस ठेरी वाले को देखकर मेरे कलेजे में टीस उठती है प्रणव दा। सर्दी में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, हाथ कोट की जेब से निकालने को मन नहीं करता। उस समय बर्फ जैसी ठंडी साइकिल के हैंडल दोनों हाथ से पकड़े हुए, दोनों पांवों से पैडल मारता हुआ वो मोहल्ला मोहल्ला कबाड़ी कबाड़ी कहकर चिल्लाता है। मैं उसके लिए खड़ी हुई हूँ। मैं खड़ी हुई हूँ उस रेहड़ी वाले के लिए जो तपते दोपहरी में
जब बाहर झांकने को मन नहीं करता, दोनों हाथों से रेड़ा धकेलता हुआ 20 किलोमीटर का सफर करते हुए ऊंची ऊंची आवाज लगाकर अपने ग्राहकों को बुलाता है। मैं खड़ी हुई हूँ उस छाबड़ी वाले के लिए जिसके अधेड़ कंधों पर, दोनों कंधों पर बहंगी उठाए हुए चना, मूंगफली और मक्का की खीर लेकर जो ऊंची ऊंची आवाज में अपने बाल ग्राहकों को बुलाता है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के वित्त मंत्री से, क्या उनकी आमदनी में 1 रुपए का भी इजाफा हुआ? क्या उनकी आमदनी में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी हुई है? बल्कि जो कुछ उनके पास बचा कुछ आता वो भी महंगाई की भींस चढ़ गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आप बार बार ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, विद राइजिंग लेवल्स ऑफ इनकम, ये किनकी आवाज आमदनी बढ़ी है? आप जरा उनकी तरफ भी एक निगाह डालिए जिनकी आमदनी में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। आप दूसरा तर्क देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा दाम देने शुरू कर दिए इसलिए महंगाई बढ़ गई। परदा आपको मालूम है, शरद भाव चले गए यहाँ से। महाराष्ट्र में कपास का किसान आत्महत्या कर रहा है, आंध्र का किसान क्रॉप हॉलीडे की घोषणा कर रहा है, पूरे देश में धान का किसान गैर खरीदी को लेकर के त्राही कर रहा है, और मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में बासमती का किसान सर पकड़कर रो रहा है। जब सत्र प्रारंभ हुआ 3 दिन तक महाराष्ट्र के साथी वेल में आते रहे कपास के लिए 6000 का भाव मांगने के लिए। हमारे जामनेर के विधायक गिरीश महाजन को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। 72 दिन में 13 आत्महत्याएं हुई हैं। 72 दिन में 13 आत्महत्याएं महाराष्ट्र में कपास के किसान ने की है। अभी मैं गोंदिया गई थी, गोंदिया में भंडारा में देवाड़ा गई थी। गोंदिया और भंडारा के किसान मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, दीदी 1080 रुपया समर्थन मूल्य है, लेकिन 900 रुपए में खरीद कर रही हैं एजेंसियां। लगान के लगान लगे पड़े हैं, धान की खरीद नहीं हो पा रही। बासमती के लिए मेरे अपने गृह प्रदेश से किसान आए मेरे पास, ये अखबार लेकर आए, बोले बहन क्या कर रही है? हमारी आवाज उठा। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर है, धान ने बनाया कर्जदार, ये हरियाणा का, और ये बासमती ने मृतक कड़े का ना छोड़ दिया, ये हरियाणा का है। हरियाणवी भाषा में लिखा है, बासमती ने मृतक कड़े का ना छोड़ दिया कि मुझे बासमती बोया था, पिछली बार इतना दाम मिला था, लेकिन इस बार इतनी बासमती बोई है, सारी की सारी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई खरीद करने वाला नहीं, क्योंकि बासमती का समर्थन मुझे तो लगता नहीं। इसमें आपकी आयात निर्यात नीति इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक माल किसान के घर रहता है आप निर्यात की आजादी नहीं देते, निर्यात की अनुमति नहीं देते, लेकिन जैसे ही माल वहां से व्यापारी के यहाँ पहुंचता है आप निर्यात की अनुमति दे देते हैं। अगर किसान के घर में पड़े हुए माल के समय आप निर्यात की अनुमति दें तो व्यापारी उससे महंगा खरीदेगा, उसको अच्छा दाम देगा। लेकिन आपका आयात और निर्यात की नीति इतनी गलत है कि किसान के घर में जब तक माल पड़ा रहेगा आप निर्यात पर पाबंदी लगा देंगे, और जैसे ही वो एक्सपोर्टर के यहाँ पहुंचेगा आप निर्यात खोल देंगे, और इसी के कारण ये किसान मर रहे हैं। आंध्र के किसान जब मेरे पास आए तो पूरा हिसाब लाए थे, और उन्होंने कहा कि दीदी हम क्रॉप हॉलीडे क्यों न करें। मैंने कहा देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल है, आप लोग फसल नहीं बोएंगे तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने कहा मगर हमारा क्या होगा, कभी सोचा है आपने? और हिसाब लगाकर उन्होंने बताया 2000 रुपए प्रति एकड़ का घाटा हो रहा है। 2000 रुपए प्रति एकड़। खाद महंगी, बिजली महंगी, बीज महंगा, पानी महंगा, और पूरा लागत मूल्य लाए थे, और बोले जितना मर्जी समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ा दिया, उसके बाद भी 2000 रुपए प्रति एकड़ का घाटा हम कैसे उठाएं। तो अगर फायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान से तो बच जाएंगे। इसलिए हमने क्रॉप हॉलीडे की घोषणा की। आप कहते हैं आपने किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। अरे किसान बेचता तो एक चीज है, बाकी तो सारी खरीदता है, लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है। आप बात करते हैं बड़े विदेशी पूंजी निवेश की। ये जिन रेडी फेरी और छाबड़ी वालों की मैंने बात की है, आपके यहाँ ये FDI अगर आ गई खुदरा व्यापार में तो इनके तो केवल रोजगार ही तबाह नहीं होंगे, इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मुझे मालूम है अभी कुछ लोग कहते हैं जब से ये निर्णय लंबित हुआ कि साहब एक बिग टिकट रिफॉर्म होने वाला था, आपने क्यों रुकवा दिया। प्रणवदा, रिफॉर्म वो होता है जिससे देश के लोगों की जिंदगी सुधरे, रिफॉर्म वो नहीं होता जिससे अमेरिका में इमेज सुधरे। अंतरराष्ट्रीय जगत में
छवि सुधारने से रिफॉर्म नहीं होता। रिफॉर्म तब होगा जब इन रेडी फेरी छावड़े वालों की इनकी गुल्लक में 4 पैसे डलेंगे। अगर ये विदेशी पूंजी निवेश आ गया तो ये तो मशक्कत करने वाले लोग, जिनको ना धुंध रोक पाती है ना कोहरा रोक पाता है, क्योंकि एक दिन भी अगर नहीं कमाएंगे तो रात का चूल्हा नहीं जलेगा, इनके रोजगार ही खत्म नहीं होंगे, इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आप तीसरा तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गए। अरे अंतर्राष्ट्रीय दाम पेट्रोल के बढ़े तो समझ में आती है कि यहाँ दाम बढ़ गए, लेकिन बाकी किस चीज के दाम अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं जिसका यहाँ असर पड़ता है? और अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं तो आपने 395 रुपए आज गैस के दाम कर दिए। कभी सोचा उस मध्यम वर्गीय महिला के लिए जिसकी रसोई में जिन चीजों को वो बनाती है उन सब में आग लग गई, पर जिन चीजों पर पकाती है उसकी आग बुझ गई? गैस जलाती है तो गैस महंगी, अगर स्टोव पर पकाती है तो मिट्टी का तेल महंगा, अगर अंगीठी जलाती है तो कोयला महंगा, अगर चूल्हा जलाती है तो लकड़ी महंगी। खाने बनाने वाली चीजों में आग लगी पड़ी है और खाना बनाने वाली चीजों में आग बुझी पड़ी है। क्या हालत है? आप कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ने पर महंगाई बढ़ गई तो हाथ उठा दीजिए। फिर क्यों कहते हैं कि 3 महीने बाद हम कम कर देंगे या पिछले हफ्ते में कम हो गई है? क्योंकि 3 महीने में जनसंख्या बढ़ी हुई तो घटेगी नहीं, पिछले हफ्ते में जनसंख्या घटी भी नहीं होगी, पिछले हफ्ते में जनसंख्या घटी भी नहीं होगी। जो कहते हैं कि महंगाई घट गई, जनसंख्या के लिए एक अलग दृष्टिकोण भी है प्रणव दा। अगर 121 करोड़ पेट आपसे खाना मांग रहे हैं तो 242 करोड़ हाथ काम करने को भी तैयार है। जो जनसंख्या आ गई उससे महंगाई बढ़ाने घटाने की बात नहीं, अगर उसको रोजगार मुहैया करा दें तो हाथ भारत निर्माण में भी लगेंगे और वो हाथ महंगाई बढ़ने भी नहीं देंगे। लेकिन ये जो आपके तर्क हैं ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। सच्चाई ये है कि महंगाई बढ़ी है आपकी गलत नीतियों के कारण, महंगाई बढ़ी है सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण। एक वर्ष में सीएजी ने 6 घोटाले निकाल कर रख दिए और करोड़ों करोड़ के घोटाले। और जहां तक नीतियों का सवाल है, आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि रुपए का इतना ज्यादा अवमूल्यन हुआ है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि 60,000 टन से ज्यादा का अनाज स्टोरेज के अभाव में सड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि बाजार से आपको 53,000 करोड़ का ऋण लेना पड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि 24 बार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि आरबीआई को 13 बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। आप 2 तरीके अपनाते हैं महंगाई को दूर करने के, एक कर्ज ले लो, एक ब्याज दर बढ़ा दो। वो महर्षि चारवाक ने कहा था ऋणम कृत्वा घटम पिबेत, वो पूरे का पूरा लागू होता है इस सरकार पे। कर्जा लेके घी पियो, जो आपने बजट में उल्लेख किया था उससे 53,000 करोड़ रुपया ज्यादा बाजार से ऋण ले रहे हैं, ये एक समाचार पत्र में छपा था। जहां तक ब्याज दरों का सवाल है, आपको मालूम है जब ब्याज दर बढ़ती है तो औद्योगिक विकास भी बाधित होता है और हाउसिंग सेक्टर तो मर ही जाता है। आपको मालूम है ना प्रणव दा कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था संकट में ग्रस्त होती है तो 2 चीजें उसे उबारती हैं, हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि उसमें चौतरफा गतिविधि होती है। स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, ट्रक चाहिए, बजरी चाहिए, लेबर चाहिए, कारखाने चलते हैं, लोग काम पर लगते हैं। पुराने समय में सुनते थे अकाल पड़ा तो राजा ने तालाब खुदवाए, नहीं जरूरत थी तो भी महल बनवाया, क्योंकि निर्माण कार्य में चौतरफा गतिविधि होती है। और आपके यहाँ ये हालत है निर्माण कार्य की और इंफ्रास्ट्रक्चर की कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग इतनी तेज गति से हमारे यहाँ चल रहे थे वो राजमार्ग नए तो बनने क्या थे, पुराने भी इतने खस्ता हालत में कि उनकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही। और आज तो हम चौंक गए अखबार पढ़कर कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे चीफ इंजीनियरों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये हालत है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की।